दोस्तों, मैगी इंडिया के मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स में से एक है और आप सभी लोग भी इसे पसंद करते होंगे। और सिर्फ मैगी ही नहीं, मंच, किटकैट, नेस्कैफे, ये सभी भी आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स होंगे। पर क्या आप लोग जानते हैं, इन सभी प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनी एक ही है, जिसका नाम है नेस्ले। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप अपनी अगली ग्रोसरी शॉपिंग पर जाते हैं तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है कि आपकी बकेट में नेस्ले के प्रोडक्ट्स ना हो, क्योंकि नेस्ले इस पूरे प्लेनेट की सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेज कंपनी है और मंच, किटकैट, नेस्कैफे जैसे 2000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स को ओन करती है। पर क्या आप जानते हैं, नेस्ले इस पूरे प्लेनेट की सबसे बड़ी कंपनी होने के साथ ही इस पूरे प्लेनेट की मोस्ट इवल कंपनी भी है, क्योंकि नेस्ले ने कुछ बहुत ही हॉरिफिक चीजें की हैं, जैसे कि लाखों बच्चों की जान लेना, बच्चों से अपने प्लांट में गुलामी करवाना, गरीब देशों को एक्सप्लॉइट करना और ऐसे कई अनगिनत डार्क और डिस्टर्बिंग सीक्रेट्स नेस्ले की 157 ईयर की हिस्ट्री में छुपे हुए हैं। इसलिए आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक्सप्लोर करेंगे नेस्ले की डार्क और डिस्टर्बिंग हिस्ट्री को और पता लगाएंगे कि कैसे एक हम्बल शुरुआत करने के बाद नेस्ले इस पूरे प्लेनेट की मोस्ट इवल कंपनी बनी। तो नेस्ले कंपनी की स्टोरी शुरू होती है ईयर 1814 में जर्मनी के एक शहर फ्रैंकफर्ट में एक बच्चे के जन्म के साथ, जिसका नाम हेनरी नेस्ले होता है। हेनरी अपने पेरेंट्स का 11th चाइल्ड था 14 में से, और कई पीढ़ियों से हेनरी नेस्ले की फैमिली ग्लास कटिंग और फिटिंग के बिजनेस में थी। लेकिन जब हेनरी बड़ा हुआ तो वो केमिस्ट्री की तरफ ज्यादा फैसिनेटेड हो गया और उसने फैसला किया कि वो एक फार्मासिस्ट बनेगा अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने की जगह है। और इस डिसीजन की वजह से उसके फादर और उसके रिश्तों के बीच दरार आ गई। पर हेनरी फैसला कर चुका था कि वो अपना पैशन फॉलो करेगा और इसीलिए वो अपने रास्ते पर चल पड़ता है। और 15 साल की उम्र में हेनरी एक ट्रेनी फार्मासिस्ट के रूप में अपना काम शुरू करता है। लेकिन बाद में हेनरी जर्मनी में अपना होम टाउन छोड़कर स्विट्जरलैंड के एक टाउन वॉवेल में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ वो एक्सपेरिमेंट करके न्यू मेडिसिन बनाने का काम शुरू करता है और यही वो टाउन था जहाँ हेनरी दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन को शुरू करने वाला था। और आज भी नेस्ले का हेडक्वार्टर वॉवेल स्विट्जरलैंड में है। लेकिन हेनरी ने अपनी लाइफ में नेस्ले की शुरुआत बहुत समय बाद की थी। नेस्ले की शुरुआत करने से पहले हेनरी ने कई सारे बिजनेस आइडियाज को ट्राई किया था, जैसे कि विनेगर, रम, लेमनेड और यहाँ तक कि फर्टिलाइजर्स को भी। लेकिन इनमें से कोई भी बिजनेस नहीं चला। हेनरी को कोई भी बड़ी सफलता नहीं मिली अपनी 50 साल की उम्र तक। लेकिन सब जब बदल गया तब हेनरी ने एक रिपोर्ट पढ़ी कि कैसे चाइल्ड मोर्टालिटी रेट बढ़ रहा है, क्योंकि वुमेन्स बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही थी या उनके बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क से एलर्जी थी। हेनरी को रियलाइज होता है कि ये वैसे प्रॉब्लम उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब ये बिल्कुल साफ था कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए किसी आर्टिफिशियल अल्टरनेटिव की जरूरत थी। लेकिन बस इतना ही नहीं, अगर कोई ब्रेस्ट मिल्क का आर्टिफिशियल अल्टरनेटिव बना लेता तो इससे लाखों बच्चों की जान भी बच सकती थी। हेनरी ने जितनी भी जानकारी मौजूद थी ब्रेस्ट मिल्क के बारे में, उनको पढ़ना शुरू किया और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया अपनी लैब में कई सारे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ। लेकिन बच्चों की जान बचाना ही सिर्फ ऐसी चीज नहीं थी जिसने हेनरी नेस्ले को ब्रेस्ट मिल्क का अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए दिन रात मोटिवेट कर रही थी। इसके पीछे उसकी खुद की एक ट्रेजेडी जुड़ी हुई थी। हेनरी की वाइफ को कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम थे और इसी वजह से वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। और जब वो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाई तो उन्हें बहुत ज्यादा चिंता होने लगी दूसरों के बच्चों की। वो चाहती थी कि किसी भी बच्चे की जान ना जाए और इसलिए हेनरी की वाइफ हेनरी को हमेशा मोटिवेट करती थी और पुश करती थी ब्रेस्ट मिल्क का अल्टरनेटिव बनाने के लिए। और हेनरी की मेहनत रंग लाई। ईयर 1867 में हेनरी सफल हुआ दुनिया का फर्स्ट एवर बेबी फॉर्मूला बनाने में। शुरुआत में फॉर्मूला काउ मिल्क, फ्लोर और शुगर के मिक्सचर से बना हुआ था, जो कि सब्स्टिट्यूट था नेचुरल ब्रेस्ट मिल्क का। और फिर हेनरी ने नेस्ले कंपनी की शुरुआत की अपने बेबी फॉर्मूला को बेचने के लिए। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि नेस्ले की शुरुआत कैसे हुई। एक हम्बल पर्सन ने बड़े अच्छे इरादों के साथ लाखों बच्चों की जान बचाने के लिए अपना प्रोडक्ट बनाया। ये दिल छू लेने वाली सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक हॉरर मूवी है। जिस बेबी फूड ने नेस्ले कंपनी को शुरू किया और उसकी डोमिनेशन बनाई मार्केट में, लेकिन वही वो प्रोडक्ट है जो जल्दी लाखों बच्चों की जान लेने वाला था और इंटरनेशनल स्कैंडल बनाने वाला था। क्योंकि जब नेस्ले ग्रो हुआ एक बड़े ग्रुप में तो वो कई सारी डार्क कंट्रोवर्सीज से घिर गया। बट फॉर नाउ बैक टू द स्टोरी। हेनरी ने जब नेस्ले कंपनी बनाकर अपने बेबी फॉर्मूला को मार्केट में लॉन्च किया तो वो बहुत सक्सेसफुल बन गया। बहुत सारे ऑर्डर बहुत जल्दी हेनरी के पास आने लगे और इन ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए हेनरी ने अपनी खुद की एक फैक्ट्री खोली
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतने जल्दी हो रहा था। प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड के कारण हेनरी को बहुत प्रॉफिट भी हो रहा था और अपने इस फर्स्ट प्रोडक्ट की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद हेनरी पार्टनर करता है एक स्विस चॉकलेटियर डैनियल पीटर से अपने और नए प्रोडक्ट बनाने के लिए और 1875 में उन्होंने पहला चॉकलेट मिल्क बनाया और इसी वजह से कुछ ही सालों में हेनरी स्विट्जरलैंड में एक छोटे से अननोन फार्मासिस्ट से देश के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक बन गया था और हर महीने नेस्ले कंपनी बहुत तेजी से ग्रो होती जा रही थी। लेकिन हेनरी को ये सब बहुत ज्यादा लग रहा था क्योंकि वो काफी बूढ़ा होते जा रहा था और आराम की जिंदगी बिताना चाहता था अपनी वाइफ के साथ। और इसीलिए कुछ साल बाद हेनरी फैसला करता है कि वो रिटायर होगा और नेस्ले कंपनी को बेच देगा और यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग होना शुरू होती हैं। 60 साल की उम्र में हेनरी अपनी नेस्ले कंपनी को बेच देता है। नेस्ले कंपनी के नए ओनर्स के बहुत बड़े प्लान्स होते हैं नेस्ले कंपनी को एक्सपेंड करने के और इसीलिए साल 1905 में नेस्ले कंपनी को उसके राइवल बिजनेस एंग्लो स्विस के साथ मर्ज कर देते हैं जो नेस्ले जैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट बेचती थी और दोनों कंपनियों को मिलाने के बाद उनका नाम नेस्ले ग्रुप रख दिया जाता है। नेस्ले के नए ओनर्स कंपनी को मिलाकर उनके कंपटीशन को खत्म करना चाहते थे और कंपटीशन की जगह वो अपना फोकस एक्सपेंशन पर रखना चाहते थे। दोनों कंपनियों को मिलाने से पूरे मार्केट को डोमिनेट करना बहुत आसान हो गया नेस्ले ग्रुप को और इसी वजह से उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाने का फैसला किया और 1920s तक नेस्ले ने नई चॉकलेट और डिफरेंट बेवरेजेस को बनाना शुरू कर दिया और यह 1938 में उन्होंने पहली बार मास मार्केट के लिए कॉफी बनाई और यहाँ उनकी टाइमिंग बहुत बढ़िया थी क्योंकि इंस्टेंट कॉफी हेल्प करती थी सोल्जर्स को अलर्ट रहने और जगह रखने में। तो इसीलिए यूएस ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय नेस्ले की कॉफी को सभी सोल्जर्स की इमरजेंसी राशन में ऐड कर दिया। इससे नेस्ले ग्रुप को बहुत बड़ा फायदा हुआ और इस टाइम तक नेस्ले ग्रुप सिर्फ नए प्रोडक्ट्स को ही नहीं बना रहा था बल्कि कई सारे डिफरेंट ब्रांड को भी खरीद रहा था जिसमें भी उन्हें ग्रोथ का पोटेंशियल दिख रहा था या फिर उन ब्रांड्स को जो उसे फ्यूचर में कंपटीशन दे सकते थे। इसी वजह से हर साल नेस्ले ग्रुप के प्रोडक्ट्स की लिस्ट बढ़ती ही जा रही थी और साथ ही उनकी वेल्थ और पावर भी। पर अनफॉर्चुनेटली इतना काफी नहीं था नेस्ले ग्रुप के ओनर्स को और वो पर्दे के पीछे एक नया प्लान बना रहे थे बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने का, बिलियंस ऑफ लाइफ को रिस्क पर रखकर। जब हेनरी नेस्ले ने पहली बार बेबी फॉर्मूला बनाया था यार 1867 में तो उनका पूरा आइडिया ये था कि एक सप्लीमेंट होगा जो कि उन मदर्स को मदद करेगा जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती हैं। तो बेसिकली हेनरी नेस्ले ने ब्रेस्ट मिल्क का सब्स्टिट्यूट बनाया था, ना कि ब्रेस्ट मिल्क का रिप्लेसमेंट। और ब्रेस्ट मिल्क को रिप्लेस करना बहुत खतरनाक है क्योंकि कई सारी स्टडीज ने बताया है कि नेचुरल ब्रेस्ट मिल्क हेल्दी और सेफ होता है किसी भी बेबी फॉर्मूला से। नेचुरल ब्रेस्ट मिल्क को दुनिया के कुछ सबसे बड़ी हेल्थ इंस्टीट्यूट ने भी रेकमेंड किया है जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, यूनिसेफ और भी ऐसे कई बड़े हेल्थ इंस्टीट्यूट ने। और इसीलिए 1970s तक बेबी फॉर्मूला को सिर्फ उन्हीं लोगों को बेचा जाता था जिसे इसकी जरूरत थी। लेकिन 1970s में 100 साल में पहली बार नेस्ले की सेल्स स्लो होने लगी। अपनी इन घटती हुई सेल्स को देखकर नेस्ले ग्रीडी होने लगा। तो नेस्ले ने सोचा अगर इस बेबी फॉर्मूला के मार्केट को बड़ा कर दिया जाए तो वो इससे और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं क्योंकि नेस्ले के हजारों प्रोडक्ट्स में से उनका बेबी फॉर्मूला आज भी नेस्ले के लिए सबसे बड़ा मनी मेकर था और इसमें बहुत हाई प्रॉफिट मार्जिन था। इसलिए नेस्ले ने ब्रेस्ट मिल्क को खराब बताने के लिए और अपने बेबी फॉर्मूला को सुपीरियर बताने के लिए एग्रेसिव मार्केटिंग शुरू कर दी। अपनी इन एग्रेसिव मार्केटिंग में नेस्ले ने मदर्स को बताया कि नेस्ले का बेबी फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है उनके बच्चों की हेल्थ के लिए और बिलीव दिलाया कि ये बेबी फॉर्मूला ब्रेस्ट फीडिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन असलियत में सबूत कुछ और ही कह रहे थे। नेस्ले का बेबी फॉर्मूला असल में नेचुरल ब्रेस्ट मिल्क के मुकाबले बहुत ही बेकार था। इसमें कई सारे न्यूट्रिशंस नहीं थे जो कि बच्चों की इम्यूनिटी को मदद करते हैं कई सारी डिसीजेस से लड़ने में और हेल्दी रहने में। लेकिन अपनी एग्रेसिव मार्केटिंग से नेस्ले सभी मदर्स को ब्रेस्ट मिल्क की जगह अपनी बेबी फॉर्मूला पर स्विच होने की कह रहा था जिन्हें इसकी जरूरत भी नहीं थी। ऐसा करके नेस्ले बेबीज को हाई रिस्क पर डाल रहा था इन्फेक्शन और मेल न्यूट्रिशन के। लेकिन नेस्ले को इसकी कोई परवाह नहीं थी। नेस्ले बेबीज की हेल्थ पर ध्यान देने की बजाय इस बात को पक्का करना चाहता था कि उसकी बताई गई इन्फॉर्मेशन पर सभी मदर्स भरोसा करें कि उसका बेबी फॉर्मूला सुपीरियर है। इसीलिए नेस्ले ने बहुत सारे पैसे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को दिए ताकि वो मदर्स को ये बताएं कि नेस्ले का बेबी फॉर्मूला उनके ब्रेस्ट मिल्क से भी अच्छा है। इसके बाद नेस्ले ने अपने बेबी फॉर्मूला की सेल्स को अफ्रीका और एशिया में बढ़ाया। यहाँ वो नर्सेस की तरह
कपड़े पहनने के लिए सेल्स वुमेन्स को काम पर रखते थे और मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने और नेस्ले के बेबी फॉर्मूला यूज करने के लिए मनाते थे और इन सभी सेल्स वुमेन को कमीशन दिया जाता था। इसका मतलब था कि वो जितना ज्यादा फॉर्मूला बेचेंगी उतना ज्यादा उन्हें पैसा मिलेगा और कमीशन देकर नेस्ले ने उन सभी सेल्स वुमेन को इनकरेज किया एग्रेसिवली अपना फॉर्मूला सेल करने के लिए और वो सेल्स वुमेन नेस्ले का फॉर्मूला सेल करने के लिए ज्यादातर बच्चों के हॉस्पिटल में रियल नर्सेस बनकर घूमती थी और काफी सारी मदर्स को कन्विंस करने की कोशिश करती थी कि उन्हें नेस्ले का बेबी फॉर्मूला यूज करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग की जगह। कई बार ये सेल्स वुमेन बिना बताए ही मदर्स के घर पहुंच जाती थी उनकी इन्फॉर्मेशन निकालकर और उन्हें नेस्ले का बेबी फॉर्मूला यूज करने की सलाह देती थी। लेकिन हालात इन सबसे भी ज्यादा तब बिगड़ गए जब नेस्ले ने अपने सभी सेल्स वुमेन से कहा कि सभी मदर्स को फ्री सैंपल दो नेस्ले के बेबी फॉर्मूला का। लेकिन इन फ्री सैंपल की आड़ में नेस्ले अपना सबसे डार्क प्लान एग्जीक्यूट कर रहा था। नेस्ले ने सिर्फ उतना ही सैंपल दिया मदर्स को जितने में वो नेचुरली मिल्क प्रोड्यूस करना बंद कर दें और नेस्ले ने इन सैंपल्स को लाखों मदर्स तक पहुंचाया और जिन भी मदर्स ने इन सैंपल को लिया उनके पास सैंपल खत्म होने के बाद कोई चॉइस नहीं बची थी नेस्ले के एक्सपेंसिव बेबी फॉर्मूला को खरीदने की बजाय अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। और दूसरी तरफ नेस्ले के लिए ये चीज काफी सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल हुई और इसीलिए नेस्ले ने फैसला किया कि वो अपनी इस डार्क प्लान को और भी अलग अलग जगहों पर चलाएगा और ज्यादातर उन जगहों में डेवलपिंग कंट्रीज थी, अफ्रीका और एशिया की, क्योंकि इन डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादातर वुमेन्स इतनी एजुकेटेड नहीं थी कि वो समझ सकें कि जो इन्फॉर्मेशन उन्हें दी जा रही थी वो गलत थी या सही। और इस चीज का फायदा उठाने के लिए नेस्ले ने डेवलपिंग कंट्रीज को टारगेट किया। नेस्ले ने अपनी सेल्स वुमेन्स को क्वालिफाइड नर्सेस की तरह ड्रेसअप कराकर इन डेवलपिंग कंट्रीज के कोने कोने में भेज दिया ताकि वो मदर्स को बता सकें कि नेस्ले का बेबी फॉर्मूला उनके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और क्योंकि ज्यादातर सेल्स वुमेन्स ने क्वालिफाइड नर्सेस की जैसा ड्रेसअप किया हुआ था इसलिए ज्यादातर मदर्स ने उन पर विश्वास कर लिया और मदर्स ने अपने बच्चों को नेस्ले का बेबी फॉर्मूला पिलाना शुरू कर दिया ब्रेस्ट मिल्क की जगह। लेकिन इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक था। ब्रेस्ट मिल्क को छुड़ाने की वजह से अगले कुछ सालों में लाखों बच्चों की जान गई और जो बच गए उनको बहुत बड़े लेवल पर जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई। इसका सबसे बुरा इफेक्ट दुनिया के उन देशों पर पड़ा जहां साफ पानी तक की पहुंच नहीं थी, क्योंकि बेबी फॉर्मूला को पानी में मिलाना पड़ता था और जहां साफ पानी की कमी थी वहां मदर्स फॉर्मूला को उस पानी के साथ मिला रही थी जो पॉल्यूटेड और गंदा था, जिससे बच्चे बीमार हो रहे थे। और हालात इससे भी बदतर तब हो गए जब मदर्स ने बच्चों को बोतल में बेबी फॉर्मूला से ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर देना शुरू कर दिया, क्योंकि ज्यादातर मदर्स नेस्ले के एक्सपेंसिव बेबी फॉर्मूला को खरीदना जारी नहीं रख सकती थी, जिस पर अब उनके बच्चे डिपेंडेंट थे। तो उन्होंने ज्यादा फॉर्मूला खरीदने की जगह बच्चों की बोतल में ज्यादा पानी देना शुरू कर दिया और इसी वजह से बच्चों को फॉर्मूला से पोषक तत्व नहीं मिल रहे थे, जिससे बच्चे कुपोषित हो गए। और फॉर्मूले की पैकेजिंग पर यूज करने के इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश में थे, जिसे ज्यादातर मदर्स पढ़ नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें ये भी एहसास नहीं हुआ कि बेबी फॉर्मूला में ज्यादा पानी मिलाकर वो अपने बच्चों को भूखा मार रही थी। और इन सब हालातों के बारे में नेस्ले को पता था, लेकिन नेस्ले इन सभी बातों को इग्नोर कर रहा था और इतने खतरनाक रिजल्ट होने के बाद भी अपने बेबी फॉर्मूला को बहुत एग्रेसिवली सेल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मार्च 1974 में सब बदल गया जब एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसका नाम था द बेबी किलर, जिसमें बहुत डिटेल में बताया गया था कि कैसे दुनिया की गरीब और डेवलपिंग देशों में कुछ बहुत ही बड़ी कंपनियां बेबी फॉर्मूला को एग्रेसिवली सेल कर रही हैं और उसके कितने घातक रिजल्ट्स हैं। और इस सब में नेस्ले का नाम भी था। इसमें बताया गया था कि कैसे नेस्ले ने बेबी फॉर्मूला की डिमांड नहीं होने के बावजूद भी उसकी डिमांड बनाई और लोगों को बताया कि ये कितना जरूरी है उनके बच्चों के लिए, और बाद में उन्हें अपने प्रोडक्ट पर डिपेंड कर दिया, ये जानते हुए भी कि बाद में इसके कितने खतरनाक रिजल्ट होंगे। और जब स्विस कैंपेनर्स ने इस रिपोर्ट को ट्रांसलेट किया तो इसको क्लियर टाइटल दिया, नेस्ले किल्स बेबीज। नेस्ले ने इस रिपोर्ट पर लीगल एक्शन लिया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस सभी जानकारी ने नेस्ले के इंटरनेशनल स्कैंडल को सबके सामने लाकर रख दिया था। इसी वजह से कई देशों के अंदर नेस्ले के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लगी, नेस्ले को बायकॉट करने के लिए। लेकिन इन सब के बाद भी नेस्ले इस स्कैंडल के बारे में चुप रही, लेकिन इस सब से भाग नहीं सकी, क्योंकि 1978 में नेस्ले कंपनी के एग्जीक्यूटिव को यूएस सेनेट के सामने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया
गया। नेस्ले कंपनी के एग्जीक्यूटिव से बच्चों के मरने और बच्चों पर अपने फार्मूला मिल्क के इम्पैक्ट के बारे में पूछा गया और इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फार्मूला मिल्क बेचने पर रेगुलेशन बनाई, जिसमें साफ साफ कहा गया कि कोई भी कंपनी अपने फार्मूला मिल्क को नेचुरल ब्रेस्ट मिल्क से कंपेयर नहीं कर सकती है अपनी एडवर्टाइजमेंट में। इन रेगुलेशन से डेवलप्ड कंट्रीज में तो मदद मिली और फॉल्स मार्केटिंग बंद हो गई, लेकिन ज्यादातर अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में इन रेगुलेशन का कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में इंटरनेशनल लॉज को लगाना बहुत ही मुश्किल था। और इसी वजह से नेस्ले को दूसरा मौका मिल गया और नेस्ले ने अपनी मार्केटिंग को इन डेवलपिंग कंट्रीज में जारी रखा, वो भी पहले से ज्यादा एग्रेसिवली। लेकिन अमेरिका जैसी जगहों पर नेस्ले की सेल्स कम पड़ने लगी, क्योंकि लोग अवेयर हो चुके थे कि नेस्ले क्या कर रही थी। इसलिए नेस्ले अपनी इस बिगड़ती हुई इमेज को सुधारने के लिए एक बहुत ही अजीब एड कैंपेन लॉन्च किया, जिसका नाम था सुपर बेबीज, जिसमें वो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट कर रहे थे। यह सब दिखाने के पीछे नेस्ले का आइडिया ये था कि दुनिया को बताया जाए कि वो पूरी तरह से बदल गए हैं। इस फैक्ट के बावजूद कि नेस्ले अभी भी उन्हीं सेम टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज का यूज कर रहा था, उन्हीं सेम जगहों पर जहां लाखों बच्चों की जान गई थी उसकी वजह से। और यहाँ तक कि साल 2018 में सेव द चिल्ड्रंस की एक रिपोर्ट में लाखों अनहेल्दी बच्चों के बारे में पता लगा, जिनकी हेल्थ ब्रेस्ट मिल्क न पीने की वजह से खराब हुई थी। और इन सभी लाखों बच्चों की खराब हेल्थ के पीछे दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कॉर्पोरेशंस का हाथ था, क्योंकि आज भी अपनी बेबी फॉर्मूला को ब्रेस्ट मिल्क से ज्यादा अच्छा बताकर बेच रही थी। लेकिन उनमें नेस्ले का नाम सबसे ऊपर था और इसका मतलब था कि कई डेकेड्स में इतने घातक रिजल्ट देखने के बाद भी नेस्ले ने अपने बेबी फॉर्मूला को पुश करना बंद नहीं किया है। नेस्ले बच्चों की जान से ज्यादा अपने प्रॉफिट को इम्पोर्टेंट समझती है, लेकिन नेस्ले की डार्क पास्ट की ये तो बस शुरुआत ही है, क्योंकि नेस्ले ने सिर्फ बच्चों को भूखा ही नहीं मारा है, बल्कि दुनिया में लाखों लोगों को प्यासा भी मारा है। साल 2005 में नेस्ले के सीईओ ने एक स्टेटमेंट में कहा कि वाटर कोई बेसिक ह्यूमन राइट नहीं है। Die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. लेकिन जब मीडिया ने इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया तो नेस्ले के सीईओ को इस स्टेटमेंट को वापस लेना पड़ा। लेकिन सच में नेस्ले क्या सोचता है वाटर को लेकर, इस चीज की सच्चाई अगले कुछ सालों में दुनिया के सामने आ गई, जब नेस्ले ने वाटर को लेकर कुछ बहुत ही बड़े कारनामे किए। जैसे कि साल 2013 पाकिस्तान में नेस्ले ने गाँवों और शहरों के क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को अपने वाटर बॉटल प्लांट में डाइवर्ट करना शुरू किया और नेस्ले ने गाँवों और शहरों से इतना पानी लिया कि वाटर शॉर्टेज हो गई और फिर उन्हीं गांवों और शहरों में उसने वाटर को बहुत ही हाई प्राइस पर बेचा। लेकिन कई सारे लोग मजबूर हो गए गंदा और पॉल्यूटेड पानी पीने के लिए, क्योंकि वो नेस्ले के एक्सपेंसिव वाटर बॉटल को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जबकि वो पूरा वाटर उन्हीं का था। पर नेस्ले की हमेशा से ही स्ट्रेटजी है कि वो पहले लोगों से उनके एसेंशियल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर को छीनता है और उसकी जगह पर उन्हीं लोगों को उसका महंगा अल्टरनेटिव देता है। जब भी नेस्ले कोई भी कंट्री में जाता है तो नेस्ले के ऊपर इल्जाम लगते हैं कि नेस्ले वहां के पानी को पूरी तरह से सुखा देता है और ग्राउंड वाटर लेवल को भी हंड्रेड्स ऑफ फीट तक कम कर देता है। और ऐसा नेस्ले सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में ही नहीं करता है, नेस्ले का शिकार दुनिया की सबसे डेवलप कंट्रीज में से एक अमेरिका भी बन चुका है। जैसे कि अमेरिका का एक स्टेट कैलिफोर्निया बहुत ही बड़े सूखे से गुजर रहा था, तो वहाँ की सभी कंपनीज कैलिफोर्निया से निकल गई, पर नेस्ले नहीं गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतनी बड़ी और इतनी सीरियस वाटर शॉर्टेज के बाद भी नेस्ले ने कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क से लगभग 270 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर को पंप किया और कैलिफोर्निया के कुछ बचे हुए वाटर रिसोर्सेस को भी सुखा दिया और इसी वाटर को वापस हाई प्राइस पर कैलिफोर्नियंस को ही बेच दिया। जब नेस्ले के वाटर सीईओ से इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि अगर मैं सूखे के दौरान प्रॉफिट के लिए कैलिफोर्निया से और भी वाटर ले सकता तो लेता। नेस्ले के वाटर सीईओ के इन शब्दों से साफ था कि उसे लोगों की कोई परवाह नहीं थी, वो बस नेस्ले का प्रॉफिट चाहता था। और इसी वजह से कुछ ही समय बाद अमेरिका के एक और दूसरे स्टेट मिशिगन में नेस्ले ने हर मिनट 747 लीटर फ्रेश वाटर पंप करना स्टार्ट किया
किया मिशिगन के वाटर रिजर्व से और लगभग 50 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर पंप कर लिया। और इतना वाटर पंप करने के लिए नेस्ले ने सिर्फ $200 दिए। लेकिन इतना ज़्यादा वाटर पंप होने की वजह से स्टेट के वाटर लेवल में भारी कमी आ गई और इस चीज़ को देखते हुए एक जज ने नेस्ले को कहा कि अपने वाटर ऑपरेशंस को रोक दो क्योंकि इससे इकोलॉजिकल हार्म हो रहा है। तो नेस्ले को अपने वाटर ऑपरेशंस को बंद करना पड़ा। पर बार बार नेस्ले इतने हाई अमाउंट में वाटर इसलिए पंप करती है क्योंकि नेस्ले के पास वर्ल्ड के सबसे बड़े बोतल वाटर ऑपरेशन है। इसमें नेस्ले के पास 50 से भी ज़्यादा बोतल्ड वाटर ब्रांड्स हैं। तो इसीलिए नेस्ले ऐसी प्लेसेस को टारगेट करती है जहाँ पर क्लीन नेचुरल वाटर रिसोर्सेज कम हो ताकि नेस्ले वहाँ के पूरे नेचुरल वाटर सप्लाई खरीद के वहाँ पर शॉर्टेज ला सके और मैसिव डिमांड क्रिएट कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन जगहों से पानी लेकर उसको बोतल कर कर नेस्ले अपनी एडवर्टाइजमेंट में शो करता है कि ये पानी क्लियर माउंटेन स्प्रिंग से आता है ताकि वो इन बोतल्स को बहुत हाई प्राइस पर सेल कर सके। और नेस्ले ऐसी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करके बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट करता है क्योंकि नेस्ले सिर्फ $10 में एक टैंक पानी खरीदता है और उससे थाउजेंड्स ऑफ बोतल्स को फिल करता है और एडवर्टाइज में क्लियर माउंटेन स्प्रिंग वाटर बताकर उन्हीं $10 की वाटर वाली बोतल्स को कम से कम $50,000 में बेचता है। और इसी तरह से नेस्ले ने अपने प्रॉफिट के लिए लाखों लोगों को प्यासा रखा है और वाटर क्राइसिस फैलाए हैं। अपने प्रॉफिट के लिए लाखों बच्चों की जान ली है, लेकिन जो बच्चे बच गए नेस्ले ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। नेस्ले हर साल बिलियंस ऑफ चॉकलेट बार बनाता है और आप लोगों ने भी नेस्ले की चॉकलेट को खाया होगा और एंजॉय भी किया होगा। पर क्या आप जानते हैं कि नेस्ले किस तरीके से अपनी चॉकलेट्स को बनाता है और क्या है इसके पीछे का डार्क ट्रुथ? नेस्ले अपनी चॉकलेट बनाने के लिए कोकोआ बीन्स का यूज करता है और इन बीन्स को वो दुनिया भर में फैले कई फार्म से खरीदता है, लेकिन इन फार्म्स में फोर्स लेबर का यूज किया जाता है और यहाँ तक कि बच्चों से भी इन फार्म्स में गुलामी करवाई जाती है। और बड़ी बात यह है कि इन एक्सप्लॉइटेड लेबर्स पर बहुत समय तक किसी का ध्यान नहीं गया और इसी वजह से नेस्ले ने बहुत समय तक लो कॉस्ट में बहुत हाई प्रॉफिट कमाया। पर ईयर 2000 में एक रिपोर्ट आई जिसमें लिखा था कि नेस्ले गिल्टी है ब्लड चॉकलेट खरीदने के लिए क्योंकि नेस्ले को पूरी तरह से पता था फोर्स लेबर और चाइल्ड स्लेवरी के बारे में जो कि उन प्लांटेशंस में हो रही थी जहां से नेस्ले कोकोआ बीन्स खरीदता था। और ये बात सिर्फ नेस्ले की नहीं है, और भी चॉकलेट कंपनियां यही करती हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद ईयर 2000 में नेस्ले, कैडबरी और भी बाकी सभी बड़ी चॉकलेट बनाने वाली कंपनियों ने प्रॉमिस किया कि साल 2005 तक वो इन प्लांटेशन से चाइल्ड स्लेवरी और फोर्स लेबर को हटवा देंगे। पर असलियत ये थी कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और कई साल निकल गए और उनकी कई सारी डेडलाइन मिस हो गई। लेकिन ईयर 2005 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने नेस्ले और बाकी सभी कंपनियों के खिलाफ लॉ सूट फाइल कर दिया क्योंकि 3 मिलियन चिल्ड्रंस को किडनैप करके वेस्ट अफ्रीका के देश आइवरी कोस्ट पर लाया गया था और उनसे चॉकलेट प्लांटेशन में फोर्स स्लेवरी कराई जा रही थी और उन्हें मारा पीटा भी गया था। पर जब इस इंसिडेंट के बारे में नेस्ले से पूछा गया तो नेस्ले का एक ही जवाब था, कितने सारे प्लांटेशन में हर जगह की खबर रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और नेस्ले आगे से इन सिचुएशन पर इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। पर कुछ साल और बीत गए और कुछ भी नहीं बदला। पर साल 2010 में एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसका नाम था द डार्क साइड ऑफ चॉकलेट और इस डॉक्यूमेंट्री ने पूरी दुनिया का ध्यान उन बच्चों पर किया जिन्हें किडनैप करके इन प्लांटेशंस पर लाया जा रहा था और उन बच्चों से फोर्स डिलीवरी कराई जा रही थी। और ईयर 2020 में एक इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि एक 8 साल का बच्चा नेस्ले के कॉफी सप्लायर के यहाँ स्लेवरी कर रहा था और ये भी रिपोर्ट किया गया था कि बच्चे से हफ्ते के 7 दिन काम करवाया जा रहा था और उस बच्चे से अपने वेट से भी ज्यादा वजन उठवाया जा रहा था और इतना ज्यादा काम करने के बाद भी उसे सबसे कम पैसा दिया जा रहा था। और फिर जब पब्लिक ने इस रिपोर्ट के बारे में नेस्ले से पूछा तो नेस्ले ने कहा कि हमें इन सब सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है और हम इन चीजों को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। पर नेस्ले को इन सब लेबर प्रॉब्लम के बारे में कई डेकेड्स से पता है और नेस्ले के पास बिलियंस ऑफ डॉलर भी हैं ये सारी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। पर नेस्ले कुछ करना ही नहीं चाहता क्योंकि लेबर लॉ सख्त करने से प्लांटेशन से मिलने वाले प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाएगा और इससे नेस्ले के प्रॉफिट पर फर्क पड़ेगा और नेस्ले ऐसा नहीं चाहता है। इसीलिए कई डेकेड से नेस्ले ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है इन सभी प्रॉब्लम के बारे में और जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे रही है ताकि उसे चीप
प्राइस पर कोकोआ बीन्स का प्रोडक्शन मिलता रहे और नेस्ले अपने प्रॉफिट से ऊपर दुनिया में किसी की जिंदगी नहीं रखता है। लेकिन नेस्ले सबसे भी एक्सट्रीम जब चला गया तब उसने भूखे लोगों को भी नहीं छोड़ा। साल 2002 में नेस्ले ने इथियोपिया की गवर्नमेंट से $6 मिलियन की डिमांड की, क्योंकि साल 1970 में इथियोपिया में मिलिट्री रूल आ गया था और मिलिट्री ने सभी फॉरेन कंपनी के एसेट्स को सीज करके उन्हें नेशनलाइज कर दिया था और उनमें से एक कंपनी को नेस्ले ने खरीद लिया था। और कंपनी के एसेट्स सीज होने के करीब 27 साल बाद नेस्ले इथियोपिया से कंपनसेशन मांग रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इथियोपिया इस पूरे प्लेनेट की सबसे गरीब देशों में से एक है और इससे भी बड़ी बात ये थी कि जिस समय नेस्ले पैसों की डिमांड कर रही थी उस समय इथियोपिया बहुत बड़ी भुखमरी से गुजर रहा था। लगभग 1.5 करोड़ लोगों की जान खतरे में थी और लोग बहुत ही ज्यादा गरीबी से गुजर रहे थे और ज्यादातर इथियोपियन फैमिली $100 से भी कम कमा रही थी पूरे साल में। और ये $6 मिलियन इथियोपिया की बहुत ज्यादा मदद कर सकते थे और बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते थे। पर नेस्ले को इन सब चीजों की परवाह नहीं थी, जबकि उसी साल नेस्ले ने $65 बिलियन की सेल्स की थी। पर नेस्ले इथियोपिया के हालात जानने के बाद भी बस अपने पैसे चाहता था और वो कंसिस्टेंटली डिमांड कर रहा था अपने कंपनसेशन के लिए, जबकि $6 मिलियन नेस्ले के लिए कुछ भी नहीं थे। नेस्ले बार बार एक ही चीज कह रही थी कि हमारी बात सही है और हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। पर जब मीडिया ने इस टॉपिक को कवर किया और लोग बात करने लगे नेस्ले को बायकॉट करने की और मामला जब गर्म हो गया तब नेस्ले को मजबूरन अपना कंपनसेशन को $1.5 मिलियन में सेटल करना पड़ा। और बायकॉट होने से बचने के लिए नेस्ले ने सभी से प्रॉमिस किया कि ये पैसा भी वो इथियोपिया की इकोनॉमी में री इन्वेस्ट करेगा। पर इस सिचुएशन से एक बात क्लियर थी, अगर मीडिया इस टॉपिक को कवर नहीं करती तो नेस्ले कभी भी पीछे नहीं हटता। और अगर आपको लगता है कि नेस्ले की कंट्रोवर्सीज यहाँ खत्म हो गई है तो आप गलत है, क्योंकि अभी भी एक और बड़ी कंट्रोवर्सी बची हुई है। साल 2012 में कंपटीशन ब्यूरो नेस्ले के ऑफिस पर रेड मारता है, क्योंकि उनको शक था कि नेस्ले प्राइस फिक्सिंग कर रही है दूसरी चॉकलेट कंपनियों के साथ ताकि वो प्रोडक्ट को हाई प्राइस पर सेल कर सके। पर नेस्ले ने कहा कि ये सब झूठ है। पर अगले ही साल नेस्ले ने इस मैटर को सेटल कर दिया $9 मिलियन देके। देखने में तो ये बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी लगती है, पर नेस्ले ने अपनी पूरी हिस्ट्री में जो भी किया है उसके सामने ये कुछ नहीं है। नेस्ले ने इंडिया को भी नहीं छोड़ा है। इंडिया के सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट में से एक मैगी, जिसे नेस्ले ही बनाता है। लेकिन साल 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने मैगी को बैन कर दिया था, क्योंकि मैगी के अंदर काफी हार्मफुल लेवल पर लेड और MSG पाए गए थे, जो कि दोनों ही बहुत खतरनाक है ज्यादा मात्रा में बॉडी और ब्रेन के लिए। और इसी वजह से मैगी के 40 करोड़ पैकेजेस को वापस बुलाकर डिस्ट्रॉय करना पड़ा था नेस्ले को। और अगर मैं इसी तरह नेस्ले की और भी कंट्रोवर्सीज को गिनाता रहा तो ये डॉक्यूमेंट्री घंटों की बन जाएगी, क्योंकि नेस्ले इस पूरे प्लेनेट की मोस्ट ईवल कंपनी है और उसकी अनगिनत डार्क कंट्रोवर्सीज हैं। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद बहुत सारे लोगों ने नेस्ले को बायकॉट करने की कोशिश की, पर नेस्ले को बायकॉट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि नेस्ले हर जगह फैला हुआ है। नेस्ले के पास हजारों प्रोडक्ट हैं जो कि फूड से लेकर वाटर और कॉस्मेटिक तक फैले हुए हैं। तो आप चाहें या ना चाहें आपको नेस्ले के ही प्रोडक्ट मिलेंगे, वो भी इस पूरे प्लेनेट की लगभग हर कंट्री में। और इसी वजह से नेस्ले हर साल बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है और बहुत ही सारी कंपनीज को एक्वायर कर रहा है। और पावर और पैसों के लिए नेस्ले ने कई सारे ऐसे एक्शन लिए हैं जिस वजह से आज नेस्ले इस पूरे प्लेनेट की सबसे मोस्ट ईवल कंपनी बन चुकी है। लेकिन आज इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आप समझ चुके हैं कि नेस्ले की शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। हेनरी नेस्ले ने इस कंपनी की शुरुआत एक बहुत ही ज्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की थी। पर जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती गई तो नेस्ले ने अपने प्रॉफिट बनाने के लिए बिजनेस मॉडल को बदल दिया। अब वो पहले प्रॉब्लम बनाते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन बेचते हैं। पर दोस्तों, नेस्ले ही सिर्फ एक ऐसी कंपनी नहीं है जिसकी स्टोरी कंट्रोवर्सीज और डार्क पास्ट से भरी हुई है। अभी इस वीडियो पर क्लिक करिए और जानिए द डिस्टर्बिंग हिस्ट्री ऑफ कोका कोला।